सॉल्व द मंथ मार्च एंड राइट प्रोडक्ट ऑफ द डे। इसमें एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C5H10 जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है फर्स्ट। इस फर्स्ट के ऊपर ब्रोमीन लाइट के रिएक्शन से आपको बनाना है कंपाउंड C5H9Br जो कि एक सिंगल मोनोब्रोमो कंपाउंड होगा जिसका नाम दिया है सेकंड। इसके ऊपर लिथियम का रिएक्शन करके आपको बनाना है थर्ड। इसके ऊपर क्यूप्रस आयोडाइड का रिएक्शन से बनाना है फोर्थ। जिसके ऊपर CH3Br का रिएक्शन से बनाना है फिफ्थ। जिसके ऊपर SO2Cl2 के रिएक्शन से बनाना है सिक्स्थ। जिसके ऊपर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के रिएक्शन से बनाना है आपको सेवन्थ। फिर सेवन्थ के ऊपर HOCl के रिएक्शन से बनाना है एट्थ। एट्थ के ऊपर अमोनिया के रिएक्शन से बनाना है नाइन्थ। नाइन्थ के ऊपर NaNO2HCl के रिएक्शन से बनाना है टेंथ। जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन करके बनाना है 11th। जिसके ऊपर फिर से एसिड का रिएक्शन करके बनाना है 12th। और फिर वाटर निकालकर ओवरऑल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू आपको बनाना है 13th। फिर जब 8th बना चुके होगे इस 8th के ऊपर KOH के रिएक्शन से आपको बनाना है 14 और 14 के ऊपर मिथेनॉल इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन करके बनाना है 15। फिर इसी 14 के ऊपर सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल रिएक्शन करके बनाना है 16 और 14 के ऊपर CH3MgBr के रिएक्शन से बनाना है 17। और जब 17 बन जाए उसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनाना है 18 और 18 के ऊपर ओजोनोलिसिस से हमें बनाना है 19 और 19 के ऊपर डाइल्यूट KOH के रिएक्शन से हमें बनाना है 20, हीटिंग से हमें बनाना है 21 और फिर जो 19th बना होगा उसमें SH एसिडिक मीडियम हमें रिएक्शन करके बनाना है 22 और 22 के ऊपर हाइड्राजीन इन बेसिक मीडियम रिएक्शन करके बनाना है 23। जिसके ऊपर वाटर H+ डालकर हमें बनाना है 24। फिर जो 22nd बना होगा इसके ऊपर जिंक मरकरी HCl के रिएक्शन से हमें बनाना है 25 और जो 19th बना होगा 19 के ऊपर ग्लाइकॉल इन एसिडिक मीडियम रिएक्शन करके बनाना है 26 और जिसके ऊपर CH3MgBr के रिएक्शन से हमें बनाना है 27 के ऊपर एसिड हाइड्रोलिसिस से हमें बनाना है 26 के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन से बनाना है 29 और फिर 29 के ऊपर हाइड्रोलिसिस करके आपको बनाना है 30 और 30 के ऊपर फिर H+ डालकर हमें जो कंपाउंड बनाना है वो बनाना है 31 जो कि एक हेमी एसिटल होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि कुछ अल्केन्स के रिएक्शंस कवर हो जाएं, कुछ आपका एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शन कवर हो जाएं, GR के रिएक्शन कवर हो जाए और SN1 SN2 के कुछ रिएक्शंस कवर हो जाए। तो जब भी क्वेश्चंस में अगर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करें और आपके पास दिया हुआ है कि कोई साइक्लिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10 और क्वेश्चन में उसका स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हो तो सबसे पहले उस स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करिए कि वो स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है कार्बन के नंबर को दुगना कर दें, उसमें 2 जोड़ दें, फिर जितने भी हाइड्रोजन्स हों उन हाइड्रोजन को घटा दें, हेलोजन्स अगर हों तो उस हेलोजन को घटा दें, सिस्टम में अगर नाइट्रोजन हो तो नाइट्रोजन को जोड़ दें और इसको ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दें। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर हेलोजन या नाइट्रोजन ना हो, हेलोजन या नाइट्रोजन ना हो तो इस पर्टिकुलर को सिस्टम से निकाल दें। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस स्ट्रक्चर में फिट करूं तो ओवरऑल आपके पास है कार्बन का नंबर को दोगुना करना है तो 5 कार्बन है, तो अगर हम इसको दोगुना कर दें तो हो जाएगा 10 + 2 12 माइनस हाइड्रोजन का नंबर 10 है, हाइड्रोजन का नंबर 10 है तो 12 - 10 2 / 2 मतलब वैल्यू आ जाएगी 1। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर किसी मॉलिक्यूल का 1 है तो दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल्स के अंदर से कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला गया है और वो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा या तो वो रिंग के रूप में निकाला गया होगा या तो वो डबल बॉन्ड को बनाने में निकाला गया होगा। तो अगर किसी सिस्टम में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आता है दैट मीन्स उस कंपाउंड में कहीं भी कोई साइकिल नहीं है, उस कंपाउंड के अंदर कहीं भी कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आता है दैट मीन्स उस कंपाउंड के अंदर या तो एक साइकिल है या तो उसके अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है तो दैट मीन्स उस कंपाउंड के अंदर या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या तो 2 डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड होगा या उस कंपाउंड के अंदर 2 रिंग्स होंगे। तो ये डबल बॉन्ड किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का हो, चाहे वो डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन का हो, चाहे वो डबल बॉन्ड कार्बन सल्फर का हो।
किसी भी तरह का हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या किसी भी तरह का कार्बन कार्बन डबल, कार्बन नाइट्रोजन डबल, कार्बन सल्फर डबल की बात कर सकते हैं। रिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रिंग्स आपका होमोसाइक्लिक भी हो सकता है, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि C5H10 जो कि कंपाउंड है वो कैसा है, साइक्लिक है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर एक रिंग है और अगर उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो ये 5 कार्बन का जो हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं साइक्लिक, तो या तो ऐसा होगा या तो 4 कार्बन का रिंग बनाते हुए एक मिथाइल लगा लोगे, या 3 कार्बन का रिंग बनाते हुए जो नंबर ऑफ कार्बन 2 बचे उसे इथाइल के रूप में लगा सकते हैं, या इसी पर्टिकुलर को 1,1 डाई मिथाइल के रूप में लगा सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पोजीशन ऑफ मिथाइल चेंज करके हम 1 और 2 डाई मिथाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है दैट मीन्स वो मोनोसाइक्लिक है, उसके अंदर एक ही साइकिल है, 2 साइकिल नहीं है, और उसके अंदर एडिशनली कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो दैट मीन्स अगर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी कंपाउंड का 1 आ रहा है और उस पर्टिकुलर का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही आपके ओवरऑल होंगे। साइक्लोपेंटेन होगा, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन होगा, इथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, या 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा, या 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन होगा। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट कंपाउंड है वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। अब इसमें से हमको ये पता करना है कि किस स्ट्रक्चर को लेकर हमने रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जब ब्रोमीन का रिएक्शन कराया गया लाइट के प्रेजेंस में तो उससे हमें केवल एक ही कंपाउंड मिलता है, ओनली 1 प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये जो अल्केन होगा उसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन केवल एक होगा। तो अगर मैं केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन की बात करूं तो उस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी एटम या ग्रुप से कराते हैं, किसी भी एटम या ग्रुप से कराते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट अगर एक होता है दैट मीन्स उसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन एक है। लेकिन अगर उसमें बनने वाला प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होता है, आयोपैक नेम उसका अलग अलग होता है, तो जितने आयोपैक नेम के कंपाउंड मिलते हैं दैट मीन्स उतने केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन मौजूद होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ के हाइड्रोजन को निकालूँ और इसका रिप्लेसमेंट Br से कर दूँ तो भी हमें मिलेगा ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल दूँ और यहाँ कर दूँ तो भी मिलेगा ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, 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 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। तो दैट मीन्स इस कंपाउंड के अंदर केवल एक तरह का केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे लगे हुए अटैचमेंट और इस पर्टिकुलर कार्बन पे लगे हुए अटैचमेंट अलग अलग हैं। तो दैट मीन्स यहाँ के हाइड्रोजन का अगर हम रिप्लेसमेंट Br से कराते हैं तो उस कंपाउंड का आयोपैक नेम अलग आएगा। यहाँ से लगे हुए हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर Br से कराते हैं तो उस कंपाउंड का नाम अलग आएगा। तो उसी तरह से अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कराता हूँ तो उसका नाम अलग आएगा। लेकिन इस पोजीशन का रिप्लेसमेंट और इस पोजीशन का रिप्लेसमेंट से जो कंपाउंड मिल रहा होगा उन दोनों से कंपाउंड आपको सेम मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से रिप्लेसमेंट कराता हूँ तो उसके बेसिस पे हम कंपाउंड अलग गेन कर लेंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन जो हैं उसका नंबर कितने हैं, 4। इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो इसके अंदर जो है ओवरऑल 1, 2, 3 और 4 कि इस कंपाउंड के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन यहाँ भी हैं 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखता हूँ तो इसके अंदर है 1 और एक 2। यहाँ पे अगर हम चेक करता हूँ तो इसके अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है 1, 2 और ये 3। लेकिन क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो कंपाउंड फर्स्ट है जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर अगर हमने ब्रोमिनेशन कराया है लाइट के प्रेजेंस में तो इससे केवल एक केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन के बेसिस पे प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो दैट मीन्स आउट ऑफ दीज हमें जिस अल्केन के बारे में लेके चलना है, साइक्लो अल्केन के बारे में लेके चलना है, वो साइक्लो अल्केन ये है, ना कि वो साइक्लो अल्केन्स ये हैं। तो इन सारे साइक्लो अल्केन को काटकर आपने जो फर्स्ट कंपाउंड बनाया वो फर्स्ट कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। और जो साइक्लोपेंटेन का सारा हाइड्रोजन एक जैसे है तो इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर हम Br से करा दें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलेगा दैट कंपाउंड विल बी ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। इस ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन के ऊपर अगर लिथियम का ट्रीटमेंट करें तो यहाँ हो जाता है अल्काइल लिथियम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो कंपाउंड बनाओगे वो होगा अल्काइल लिथियम। और फिर जब अल्काइल लिथियम के ऊपर क्यूप्रस आयोडाइड का रिएक्शन कराते हैं तो इससे मिल जाता है लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अब स्ट्रक्चर बनाओगे वो हो जाएगा लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट। और जब लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट का रिएक्शन अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर कराते हैं तो यही एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और Br को सिस्टम से निकाल लेता है। तो ओवरऑल वाया SN2 मैकेनिज्म
इस पर्टिकुलर का रिएक्शन इसके ऊपर कराना है और इसका रिएक्शन के थ्रू हमें जो कंपाउंड बनाने हैं वो हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इसके थ्रू हमने कोशिश किया कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में समझा सकें। इसके थ्रू मैंने कोशिश किया कि आपको केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन के बारे में समझा सकें। और इसके थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि आप कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सको। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अब जब हमने अल्केन बना लिया, मिथाइल साइक्लोपेंटेन बना लिया, तो इस मिथाइल साइक्लोपेंटेन के ऊपर SO2Cl2 का रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर हम SO2Cl2 को ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर होगा SO2Cl2। तो SOCl2 में जब हम बात करते हैं तो इसी कार्बन सल्फर बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी होती है और ब्रेकिंग करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और साथ में 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इनमें से जिस पोजीशन का फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी पर्टिकुलर पे अटैच होकर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देते हैं। अगर मैं फ्री रेडिकल के टर्म्स में देखता हूँ तो ये फ्री रेडिकल जो बनेगा वो प्राइमरी होगा जिसमें केवल एक हाइपर कंजुगेशन गेन होगा। लेकिन इनमें अगर हम देखता हूँ तो ये फ्री रेडिकल सेकेंडरी होगा, इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन होंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग देता हूँ तो फ्री रेडिकल सेकेंडरी होगा, हाइपर कंजुगेशन होंगे 4, अगेन सेकेंडरी फ्री रेडिकल होगा, हाइपर कंजुगेशन होंगे 4। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल होगा वो फ्री रेडिकल होगा टर्सरी और इसमें हाइपर कंजुगेशन होंगे 2, 2, 4 और 3, 7 और साथ 3 इंडक्टिव इफेक्ट लगा होगा। तो दैट मीन्स इसका फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं और इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे Cl का अटैचमेंट करते हैं। तो इसके बेसिस पे जो 6th कंपाउंड बनेगा वो 6th कंपाउंड होगा, यहाँ CH3, यहाँ पे बन गया Cl। तो हमेशा केयरफुल रहिएगा जब भी आपसे पूछा जाए SO2Cl2 और जब भी आपसे पूछा जाए SOCl2 तो SOCl2 का अगर हम देखें तो ये होगा SOCl2। तो इसका केमिकल रिएक्शन अलग होता है और इसका केमिकल रिएक्शन अलग होता है। तो जब भी आपसे पूछता है SO2Cl2 तो दैट मीन्स ये रिएक्शन होता है अल्कीन्स का और इससे क्रिएट होता है फ्री रेडिकल। लेकिन अगर हम बात करते हैं SOCl2 तो ये रिएक्शन होते हैं अल्कोहल्स का और अल्कोहल्स का SOCl2 के ऊपर रिएक्शन कराकर SOCl2 के ऊपर रिएक्शन कराकर इस HCl को निकालते हैं और HCl को निकालने के बाद ROSOCl इसका फॉर्मेशन करते हैं और ये Cl ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है RCl। तो अल्कोहल को या कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमें अल्काइल हैलाइड या एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं SOCl2। लेकिन अगर कभी अल्केन्स को या साइक्लो अल्केन्स को जब अल्काइल क्लोराइड में या साइक्लो अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में यूज़ करते हैं SO2Cl2। तो इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल और इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हम जब कंपाउंड बना लेंगे वो कंपाउंड हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। इस पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड के ऊपर हमने यूज़ किया हुआ है पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये पर्टिकुलर एल्कोक्साइड बहुत ज़्यादा बल्की है और जब ये एल्कोक्साइड बहुत ज़्यादा बल्की है तो ये एलिमिनेशन करेगा E2 वाया हॉफमैन। तो हॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन एट द बीटा पोजीशन। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा, इस पोजीशन को बोलते हैं बीटा, इस पोजीशन को बोलते हैं बीटा और इस पोजीशन को बोलेंगे बीटा। तो इसका मतलब कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे अल्काइल हैलाइड, जैसे अल्कोहल, जैसे अमीन्स, जैसे सल्फोनिक एसिड जिसमें कार्बन नहीं है, तो वो जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच होते हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन को बोलते हैं अल्फा, उसके बाद वाले पोजीशन को बोलते हैं बीटा, उसके बाद वाले पोजीशन को बोलते हैं गामा। लेकिन ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, जैसे अगर हम बात करें एल्डिहाइड, जैसे हम बात करें कीटोन्स, जैसे हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हम बात करें एसिड हैलाइड जिसमें कार्बन है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को बोलते हैं जीरो कार्बन, इसके बगल वाले को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल में बीटा, इसके बगल में गामा। तो इसका मतलब अगर हम अल्काइल हैलाइड लेके चलते हैं तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन होगा दैट कार्बन विल बी अल्फा, उसके बगल वाला बीटा। तो दैट मीन्स बहुत ज़्यादा जब बल्कि बेस होगा तो ये बेस चाहेगा इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को खींचना या वो चाहेगा इन पर्टिकुलर प्रोटॉन्स को खींचना। तो जहाँ भी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस पर्टिकुलर के वो प्रोटॉन को खींचकर और ओवरऑल E2 रिएक्शन के थ्रू इस Cl को सिस्टम से निकाल लेगा और कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो अल्कीन मिलेगी वो अल्कीन्स हो जाएगी
साइक्लोपेंटेन और यहाँ पे आप बना लोगे डबल बॉन्ड। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर हम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का रिएक्शन करते हैं और हीट करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है बीटा पोजीशन की हाइड्रोजन को, बीटा पोजीशन के एसिडिक हाइड्रोजन को खींचना और साथ साथ Cl को या हेलोजन को निकाल लेना। और मैकेनिज्म होती है E2 और E2 रिएक्शन में इस H को निकाला, इस Cl को निकाला, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और साथ साथ हमने इस अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। इस पर्टिकुलर बनने के बाद, इसके बनने के बाद हमने जो रिएक्शन किया हुआ है वो रिएक्शन किया हुआ HOCl। अल्कीन्स के ऊपर HOCl का रिएक्शन है तो HOCl को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आता है HOCl और HOCl में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें Cl को एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करना है और OH को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ करना है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपको मार्कोनिकॉफ रूल को समझा सकें। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ unsymmetrical alkene over unsymmetrical reagent, positive part of the reagent attached to that carbon which has more number of hydrogen and negative part of the reagent attached to that carbon which has less number of hydrogen। क्योंकि इससे बनने वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और इनसे बनने वाला कार्बोकेटायन कम स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इस Cl प्लस को हमें इस कार्बन से जोड़ना है और इस OH नेगेटिव को हमें इस कार्बन से जोड़ना है और मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हुए हमें जो कंपाउंड बनाने हैं वो कंपाउंड होगा Cl और यहाँ हो जाएगा OH। अब इस कंपाउंड के ऊपर कह रहा है अमोनिया का रिएक्शन। तो अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड वाले कार्बन के ऊपर अटैक करती है और इस Cl को सिस्टम से निकाल लेती है और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें प्रोडक्ट बनाना होता है दैट प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में एक कार्बन पे OH है और उसी के एडजेसेंट कार्बन पे NH2 है और ट्रीटमेंट कर रहा है NaNO2HCl का। तो NaNO2HCl सोडियम नाइट्राइट HCl का रिएक्शन करते हैं जब हम NH2 ग्रुप को निकालना चाहते हैं कि जो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विद NaNO2HCl तो उस केस में नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो कि एरोमेटिक अमीन्स हो तो व्हेन एरोमेटिक अमीन प्राइमरी अमीन is treated with NaNO2HCl at 0 to 5 degree Celsius, in that case aromatic diazonium salt will be formed। उस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। लेकिन यही चीज़ अगर एलिफेटिक हो तो एलिफेटिक के केस में इसे नाइट्रोजन गैस के रूप में निकाल देना है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देना है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है कि आपको पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन भी एनालाइज करा सकें कि जब ऐसा केस बनेगा तो इस पर्टिकुलर में हमें यहाँ से NH2 को नाइट्रोजन गैस के रूप में निकालकर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर देना है। अब कार्बोकेटायन इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटायन है इसका नेचर है प्राइमरी, लेकिन किसी भी तरह से इस कार्बोकेटायन को हम यहाँ ले आएँ तो इसमें OH का प्लस मिल जाएगा। तो इस प्लस को गेन करने के लिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से उठकर यहाँ पे आना चाहता है और इसीलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने जिन्होंने मिलकर इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऊपर शिफ्ट करना है, इस पॉजिटिव को यहाँ बनाने के बारे में सोचना है और इस निगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन कराकर बॉन्ड बनाना है। जिस पर्टिकुलर पार्ट में कोई चेंज ना हो उसे कोशिश करें सबसे पहले लिख लें। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई चेंज नहीं है, इसको आपने सबसे पहले लिख लिया और इस पॉजिटिव को और इस निगेटिव को दोनों को लाकर यहाँ पे आपने जोड़ दिया और अब जो नया कार्बोकेटायन बना वो कार्बोकेटायन ऐसा बन जाए। अब इस कार्बोकेटायन में OH का प्लस M जिसके कारण ये स्टेबल और यहीं से अगर हम डीप्रोटोनेट कर दें तो ये ओवरऑल कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसी कीटोन को अगर हम सही तरीके से लिखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ओवरऑल ये आपको बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। तो यहाँ पे अगर हम जो बात करते हैं ये बात करते हैं इस कंपाउंड के ऊपर NaNO2HCl के रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन से नाइट्रोजन गैस निकला, कार्बोकेटायन बना, रिंग एक्सपेंड हुआ, नया कार्बोकेटायन बना, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हुई, प्रोटॉन सिस्टम से निकल गया और निकलने के बाद जो हमें कंपाउंड मिला दैट कंपाउंड विल बी साइक्लोहेक्सेनोन। तो केयरफुल रहिएगा, इस पर्टिकुलर में हमने कोशिश किया पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन ले लें। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस में हमें जो सबस्ट्रेट मिलता है वो सबस्ट्रेट होता है 1,2-डाइऑल
और ट्रीटमेंट करना होता है किसी एसिड का, कि व्हेन 1,2-डायोल, इस कंपाउंड का कॉमन नेम पिनाकोल, इससे चीज़ें डेराइव होती हैं। तो व्हेन 1,2-डायोल इज ट्रीटेड विथ एन एसिड इट रीअरेंजेस टू गिव एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर स्पेसिफिक बात करें तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हो जाएगा ये, और इस रिएक्शन को बोलते हैं ये पिनाकोल, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बोलते हैं पिनाकोलोन। तो इसी तरह के रिएक्शन को बोलते हैं सिंपली पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। तो H+ इसके ऊपर अटैक करके वाटर के रूप में इसे निकालता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, मिथाइल ग्रुप यहाँ से इधर शिफ्ट होता है, नए कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ओवरऑल इनका रेजोनेंस होगा, प्रोटॉन सिस्टम से निकल जाएगा, और फाइनली इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो अगर किसी भी तरह से मैं इस पर्टिकुलर OH की जगह कोई दूसरी चीज़ ले लूँ और इसे भी सिस्टम से निकाल दें तो ही जो मैकेनिज्म होगी वो मैकेनिज्म एग्जैक्टली ऐसी होती है। तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे OH की जगह NH2 ले लिया, OH की जगह NH2 ले लिया और इस NH2 को निकाल दें, कार्बोकेटाइन बना दें, तो NH2 को निकालने के लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं द रिएजेंट विल बी NaNO2HCl। इसी में अगर हमने यहाँ पे NH2 की जगह हेलोजन ले लिया होता और इस हेलोजन को भी सिस्टम से बाहर निकाल देते तो भी जो कार्बोकेटाइन बनता एग्जैक्टली वैसा ही होता, और मैकेनिज्म भी सिद्ध करते हुए ये बना लेते। तो हेलोजन को निकालने के लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो होता है सिल्वर नाइट्रेट या Ag+, और उस तरह के रिएक्शन को बोल देंगे पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से हमने बना लिया वो हो गया कीटोन, और कीटोन के ऊपर जब हाइड्रोक्सिलमीन का रिएक्शन कराते हैं तो यही ओवरऑल सिस्टम से वाटर को निकालकर ये बना लेता है कीटोक्सीन। तो यहाँ से आपको बनाना है कीटोक्सीन, और जब ये कीटोक्सीन का ट्रीटमेंट करना है किसी एसिड के साथ तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया हुआ है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट को आपको समझा सकें कि व्हेन कीटोक्सीन इज ट्रीटेड विथ एन एसिड इट रीअरेंजेस टू गिव alkyl substituted amide as a product and this reaction is called as Bachmann's rearrangement। इस पर्टिकुलर को हम ध्यान से देखें तो आपने ले रखा है एक कीटोक्सीन मतलब कीटोन से डेराइव ऑक्सीन, और इसके ऊपर आपने डाल रखा है H+। यही H+ के ऊपर OH का अटैक कराना है, इस पर्टिकुलर को वाटर के रूप में सिस्टम से निकालना है, और यहाँ से रिंग को एक्सपेंड करते हुए नए कार्बोकेटाइन का जनरेशन करना है। तो अगर इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट को देखें तो N डबल बॉन्ड C और इतने पार्ट में कोई चेंज नहीं है, और आपने इसी कार्बन को लेकर इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ दिया और इस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। फिर इसी कार्बोकेटाइन के ऊपर ये वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सिस्टम से प्रोटॉन को निकाल लेता है। करस्पॉन्डिंग हमें जो कंपाउंड मिल जाता है ऐसा बना लेगा, जो बाद में टॉटमराइज करके ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड को हम सिंपली बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। तो यहाँ पे हमने 6 मेंबर रिंग का एक्सपेंशन करके 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट किया है, और 7 मेंबर रिंग के ऊपर वाटर का अटैक करके कैप्रोलैक्टम का फॉर्मेशन किया है। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि 6 मेंबर रिंग भी एक्सपेंड करके 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 6 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो हमेशा कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट में इस बात को दिमाग में रखना है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन को हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ध्यान से तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहा है, तो इसीलिए 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो रही है, और कन्वर्जन के बाद ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट है कैप्रोलैक्टम। तो यहाँ से आपने जो कंपाउंड बनाया, यहाँ से आपने जो कंपाउंड का फॉर्मेशन किया दैट कंपाउंड विल बी कैप्रोलैक्टम। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी अराइज हो सकता है कि इस पर्टिकुलर के पास लोन पेयर है, उसने यहाँ अटैक कर दिया, और नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, तो क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर सकता है या नहीं? तो अगर हमने बोला कि अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है, अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है
तो जो स्पेसीज बनाएगा वो स्पेसीज कुछ ऐसा होगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर फंस जाओ और समझ में ना आए कि हम इंटरमीडिएट कुछ ऐसा सोचें या इंटरमीडिएट कुछ ऐसा सोचें, तो मैंने पहले भी बोला होगा कि जब भी किसी रिएक्शन में आप फंस जाओ तो मेरे रूल्स को, अजनीस रूल को हमेशा दिमाग में रखिए और इसके थ्रू कोशिश करिए कि अपने रिएक्शन को कर पाएँ। कि इस पर्टिकुलर में अगर इस लोन पेयर ने इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक किया होता तो जो इंटरमीडिएट बनता वो ऐसा होता, और इस पर्टिकुलर की अगर ब्रेकिंग कर दें तो ब्रेकिंग करने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस कार्बन पे आएगा, और इस पर्टिकुलर में अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड को देखते हैं तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड होगा केवल एक, नो पाई। लेकिन इस पर्टिकुलर कार्बोकेटायन में देखते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू अगर हम इसके बॉन्ड की बात करें तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड एक 7 मेंबर्ड रिंग, और 7 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे n के पास पॉजिटिव चार्ज। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक केस ऐसा होगा जिसमें एक सिंगल होगा और एक डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पहले से डबल बॉन्ड होगा और साथ में इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू एक ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जिस पर्टिकुलर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होना, ओवरऑल उसको एडिशनल बॉन्ड देना और कहीं ना कहीं उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो इन दोनों स्पेसीज में अगर हम कंपेयर करें कि किस स्पेसीज की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप पाओगे कि ये इंटरमीडिएट्स ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू ये इंटरमीडिएट। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ये इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल हैं तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। और फाइनली उसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर वाटर को निकाल कर पॉलीमराइजेशन करना है। तो वाटर को निकाल कर पॉलीमराइजेशन करना है तो ओवरऑल पहले इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कराकर इसे अमाइड को अमीन और एसिड्स में कन्वर्ट करो, अमीन्स और एसिड्स में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे एसिड और नंबर ऑफ कार्बन को गिने तो 1 2 3 4 5 CH2 5 टाइम्स और साथ में बन गया ये NH2। तो इसी पर्टिकुलर साइक्लिक अमाइड को आपने खोलकर एसिड और अमीन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद फिर से इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये आपका एसिड सिस्टम में CH2 5 टाइम्स, फिर यहाँ पे है NH2। तो यहीं से बार बार वाटर मॉलिक्यूल का निकलना होता चला जाएगा और यही चीज़ बार बार रिपीट करती चली जाएगी, यही चीज़ बार बार रिपीट करती चली जाएगी। तो ओवरऑल आपको जो मिला वो होगा CO एक साइड से, फिर CH2 5 फिर NH, यही चीज़ बार बार रिपीट होती चली जाएगी। फिर से अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से वाटर निकलने के बाद CO फिर CH2 5 टाइम्स फिर NH। तो ओवरऑल जब ये बार बार निकलती चली जाएगी और ये कंपाउंड मिल जाएगा, और इसी पॉलीमर को हम सिंपली बोलते हैं नायलॉन 6। तो इसके थ्रू मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सकें कि पहले अमोनिया का रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन में पिनाकोलोन टाइप रिएक्शन करते हुए कीटोन का फॉर्मेशन, फिर 6 मेंबर्ड रिंग को 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट करना बैकमैन्स रीअरेंजमेंट के थ्रू, और फिर इसके थ्रू पॉलीमराइजेशन करके नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करना। अगर मैं नीचे आता हूँ तो इस पर्टिकुलर के ऊपर कहा गया है इसके ऊपर कहा गया कि KOH का रिएक्शन कराओ। तो KOH एक बेस भी है और KOH एक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो जब सिस्टम के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो KOH एज अ बेस इस पर्टिकुलर प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोटॉन को खींचने के बाद एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये एल्कोक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करके Cl को सिस्टम से निकाल लेता है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपको एपॉक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में समझाया जा सके, एपॉक्साइड के फॉर्मेशन के बारे में समझाया जा सके। और इसके बाद जब एक बार एपॉक्साइड बन जाए तो इस एपॉक्साइड के ऊपर एसिड कैटालाइज बेस कैटालाइज रिएक्शन की बात कर सकें। तो एसिड कैटालाइज रिएक्शंस में ये H+ पहले इसके ऊपर अटैक करता है, इस बॉन्ड को तोड़ने से कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल, इस बॉन्ड को तोड़ने से कार्बोकेटायन कम स्टेबल। तो इसीलिए H+ अटैक करने के बाद ये जो कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है इसी के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़ देना है। और एसिड कैटालाइज रिएक्शंस के थ्रू हमें ओवरऑल जो कंपाउंड बना लेना है वो कंपाउंड हो जाएगा OCH3। लेकिन इसको देखें तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने बोला हुआ है बेस कैटालाइज रिएक्शन। तो बेस कैटालाइज रिएक्शन में यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और आपको यूज़ करना है सोडियम मिथॉक्साइड। तो मिथॉक्साइड एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल
उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इस बॉन्ड को तोड़ देता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने बात किया कंप्लीट SN2 रिएक्शन की, और इसके थ्रू हमने जो बात किया वो बात किया हुआ है SN1 टाइप रिएक्शन की। तो SN1 टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रू कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रू कार्बोकैटायन का सिस्टम में फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन बनने के बाद उसके ऊपर अटैक करना मतलब वो कंप्लीट SN1 है, लेकिन कार्बोकैटायन पूरी तरह से ना बने लेकिन कार्बोकैटायन ही रिएक्शन को गवर्न करे, तो उस तरह का रिएक्शन बोलते हैं SN1 टाइप रिएक्शन। तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन को बोलते हैं SN1 टाइप, और बेस कैटालाइज को रिएक्शन को बोलते हैं कंप्लीट SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट SN2 रिएक्शन के थ्रू हमने जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे OCH3 और इस पर्टिकुलर कार्बन पे हो जाएगा OH। तो यहाँ पे जोड़ दिया OH और इस कार्बन पे CH2OCH3। GR भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये GR भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वाया SN2 रिएक्शन वो इसी के ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट हो जाएगा OH। मतलब यहाँ पे आपने जो बना लिया वो इसके ऊपर अटैक करके CH3 CH2 और ये बॉन्ड तोड़कर O नेगेटिव जो प्रोटॉन को लेने के बाद OH इसका फॉर्मेशन किया। फिर कह रहा है कि इस कंपाउंड के ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट किया गया अल्कोहल के ऊपर, मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है डिहाइड्रेशन का। तो डिहाइड्रेशन में E1 रिएक्शन की बात की गई है कि यहाँ से आप वाटर को निकाल लो, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हुए प्रोटॉन को खींचने के बाद ओवरऑल अल्कीन्स का फॉर्मेशन कर दें, ओवरऑल अल्कीन्स का फॉर्मेशन कर दें। तो यहाँ पे हमने बात किया हुआ है E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के थ्रू आपने अल्कीन का फॉर्मेशन कर दिया। इस वाले केस में अल्कीन्स के ऊपर ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड मिलता है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है, और इस ब्रेकिंग के बाद हमें ओवरऑल कुछ ऐसी स्पेसीज का फॉर्मेशन करना है। मतलब एक साइड सिस्टम में हो जाएगा एल्डिहाइड, फिर बाद में CH2 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 CO, फिर CH2 CH3। तो इसी को अगर हम सही तरीके से लिख लें तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा एक साइड से एल्डिहाइड HCO, फिर 1 2 3 तीन बार CH2, तीन बार CH2, फिर बाद में CO, बाद में CO, फिर बाद में यहाँ पे मिल गया आपको इथाइल। और इथाइल के कॉरस्पॉन्डिंग आपने जो कंपाउंड लिया वो ये बन जाए। इसके ऊपर ये कह रहा है कि HSCH2 CH2 SHH+, मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है प्रोडक्शन और डी प्रोडक्शन की, कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें दो रिएक्टिव साइड्स हों और एक की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, दूसरे की रिएक्टिविटी बहुत कम हो, और उस केस में अगर हम चाहते हैं कि हमें रिएक्शन करना हो लेस रिएक्टिव के ऊपर, तो पहले हमें मोर रिएक्टिव वाले पार्ट को प्रोडक्ट करना होता है। तो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन को प्रोडक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना है HSCH2 CH2SS इन एसिडिक मीडियम, या हमें यूज़ करना है ग्लाइकॉल इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड का रिएक्शन इसके साथ कराकर एल्डिहाइड वाले पार्ट को पहले हमने प्रोटेक्ट किया, और प्रोडक्शन के थ्रू हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो हो जाएगा HCSS CH2 और फिर CH2 तीन बार, और फिर आपको मिल गया COET। ये बना लिया। एक बार जब आपने एल्डिहाइडिक वाले पार्ट को प्रोडक्ट कर लिया और इसके ऊपर अब जिस तरह का रिएक्शन करना चाहो वो रिएक्शन आप आसानी से करा सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया हुआ कि कीटोन के ऊपर NH2OH नेगेटिव, कीटोन्स के ऊपर NH2OH नेगेटिव, मतलब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो रिएक्शन की बात कर रहा है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और वुल्फ किस्नर रिडक्शन में कीटोन्स को हमें कन्वर्ट करना होता है अल्केन्स में। तो यहाँ पे अगर हम कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ जो चीज़ें मिलेंगी 23 जो चीज़ हमें यहाँ मिलती है वो 23 होगा HCSS CH2 फिर बाद में CH2 तीन बार और फिर CH2 फिर ET, ये बना लिया। दूसरे वाले केस में हमने किया हुआ है जिंक मरकरी HCl, मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन की बात कर रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन, और क्लेमेंसन रिडक्शन में भी कीटोन्स का कन्वर्जन हो जाएगा अल्केन्स में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म होती है बेस कैटालाइज, लेकिन क्लेमेंसन रिडक्शन की जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज।
तो एक केस में हम बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और दूसरे केस में बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो बेस का तो इसके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होता है और डायरेक्ट ये बन जाता है। लेकिन एसिड का इस पर्टिकुलर लोन पेयर के ऊपर अटैक हो सकता है। दैट मीन्स ये H+ इसके ऊपर अटैक करके इसे निकाल देगा और फाइनली वो इसी तरह से निकलते हुए कार्बोकैटायन बनाएंगे और कार्बोकैटायन के ऊपर Cl का अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक ही कार्बन पे 2 Cl बनाते हुए HCl Cl CH2 3 बार फिर CH2 CH3, मतलब ओवरऑल अगर हमने इसके ऊपर क्लेमेंसन रिडक्शन की बात किया तो क्लेमेंसन रिडक्शन कीटोन को अल्केन में तो कन्वर्ट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ इस पर्टिकुलर सल्फर के लोन पेयर के ऊपर भी H+ का अटैक होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और इस कार्बोकैटायन के ऊपर Cl नेगेटिव ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। फिर H+ का यहाँ अटैक होगा, ये सिस्टम से निकलेगा, नया कार्बोकैटायन बनेगा और इस नए कार्बोकैटायन के ऊपर दूसरा Cl का अटैक होगा और दूसरे Cl के अटैक के थ्रू आपको ओवरऑल ये बना लेना है। लेकिन ओवरऑल अगर हमने बात किया बेस कैटालाइज, तो बेस का इस पर्टिकुलर के ऊपर या इनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है और कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए आपने इसका फॉर्मेशन किया और फिर बाद में कर दिया आपने हाइड्रोलिसिस कि सिमिलरली H+ का यहाँ अटैक होना, ये सिस्टम से निकलना, कार्बोकैटायन का बनना, इसी कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर का अटैक हो जाना, एक ही कार्बन पे OH का और SR का आना, फिर H+ का इसके ऊपर अटैक होना, ये सिस्टम से निकलना, नया कार्बोकैटायन का बनना और इस नए कार्बोकैटायन के ऊपर फिर से वाटर का अटैक होना और ओवरऑल एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH आएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलकर फाइनली हमें यहाँ जो मिल जाता है HCO CH2 3 बार CH2 CH2 CH3, इसका फॉर्मेशन कर लेना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स हों, एक कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनिल सेंटर्स हों और किसी एक की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, दूसरे की रिएक्टिविटी कम हो और हम चाहते हैं कि लेस रिएक्टिव के ऊपर हमें रिएक्शन कराना हो, मोर रिएक्टिव के ऊपर रिएक्शन हमें नहीं कराना हो, तो मोर रिएक्टिव को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं, मोर रिएक्टिव को सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सल्फर का कंपाउंड ले सकते हैं या ऑक्सीजन का कंपाउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बात की है ग्लाइकॉल का, तो ग्लाइकॉल अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइकॉल। तो ये ग्लाइकॉल इसके ऊपर रिएक्शन करके, ये ग्लाइकॉल इसके ऊपर रिएक्शन करके फाइनली यहाँ भी HCOO CH2 3 बार COET का फॉर्मेशन कर देगा। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अटैक करें, तो इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के ऊपर अटैक करके हम बना लेंगे, वो बना लेंगे एल्कोक्साइड। तो यहाँ पे आपने एल्कोक्साइड बनाया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग HCOO CH2 थ्राइस CO नेगेटिव CH3ET, इसका फॉर्मेशन कर लिया। अब इस पर्टिकुलर में सिस्टम हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिस्टम में वाटर डाला गया है, तो वाटर के थ्रू आपने इसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में और लास्ट में हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट को निकाल दें और फिर से एल्डिहाइड गेन कर लें। तो एल्डिहाइड को गेन करने के लिए H+ का रिएक्शन कराया, कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर का अटैक कराया, फिर से कार्बोकैटायन बनाया, फिर से वाटर का अटैक कराया, एक ही कार्बन पे 2 OH, सिस्टम से वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद फिर से यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ से आपने एक बार सीखा प्रोटेक्शन कि 2 रिएक्टिव साइड्स हों, एक रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, दूसरे की रिएक्टिविटी कम हो और कम के ऊपर रिएक्शन करना चाहते हैं तो पहले मोर को प्रोटेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आपने सीखा प्रोटेक्शन और फिर लास्ट में आपने सीखा डी प्रोटेक्शन। तो ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं HS CH2 CH2SH या यूज़ करते हैं ग्लाइकॉल। इस रिएक्शन की बात करता हूँ कि यहाँ पे आप बात कर रहा है कि CHO CH2 थ्राइस COET। तो इस पर्टिकुलर को हम एक्सपेंड करते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो HCO CH2 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 CO CH2 CH3 और आपने सिस्टम में डाल रखा है बेस। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन की बात कर रहा है इंट्रामोलिकुलर एल्डोहल। तो बेस इस प्रोटॉन को खींचता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है और ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके इसको बना लेगा एल्कोक्साइड। और रिंग की बात देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये एक 6 मेंबर रिंग बना लेगा, ये एक 6 मेंबर रिंग बना लेगा जहाँ पे एक जगह पे आएगा O नेगेटिव, एक जगह पे आएगा O नेगेटिव और इसके बाद प्रोटॉन लेने के बाद कन्वर्ट करके बना देगा OH।
बाद में CH2 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 3 बार, CH2 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 3 बार, फिर आपने क्या लिखा CO, फिर आपने लिखा CO, और CO के बाद यही कार्बन पर लगा हुआ है CH3, इसी कार्बन लगा हुआ है CH3। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन को देखें तो 0 अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन के थ्रू आपने बात किया, वो बात किया हुआ है एल्डोल रिएक्शन, और फाइनली हीट करके यहीं से प्रोटॉन को और OH को निकालकर, वाटर निकालकर फाइनली बना लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट। और ओवरऑल रिएक्शन को बोल देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले हमने रिएक्शन की बात किया एल्डोल का, फिर हमने रिएक्शन की बात किया एल्डोल कंडेंसेशन का। तो इस रिएक्शन के थ्रू अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ हमने कोशिश किया हुआ है कि पहले आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को समझाएं, फिर यहाँ पे हमने कोशिश किया हुआ है कि केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन को समझाएं, फिर यहाँ पे हमने कोशिश किया हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस को समझाएं, यहाँ पे हमने कोशिश किया हुआ है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को समझाएं, यहाँ पे हमने कोशिश किया हुआ है हॉफमैन एलिमिनेशन को समझाएं, यहाँ पे हमने कोशिश किया हुआ है कि आपको मार्कोनी रूल को समझाएं, यहाँ पे हमने कोशिश किया इपॉक्साइड का फॉर्मेशन को, फिर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन के बाद हमने कोशिश किया आपको SN1 टाइप रिएक्शन को समझा सकें, SN2 टाइप रिएक्शन को समझा सकें, और साथ में आप GR का रिएक्शन को देख सको। GR का रिएक्शन के बाद हमने यहाँ पे डिहाइड्रेशन को समझाया है, और डिहाइड्रेशन को समझाने के बाद यहाँ पे हमने आपको डिहाइड्रेशन के बाद एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में समझाया है। यहाँ पे हमने समझाया आपको प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद हमने समझाया डी प्रोडक्शन। यहाँ पे हमने कोशिश किया हुआ है कि प्रोडक्शन किसके किसके थ्रू कर सकते हैं वो दिखा दें। फिर हमने बात किया हुआ है कहीं ना कहीं आपका वुल्फ किस्नर रिडक्शन का, और साथ में बात किया हुआ है कहीं ना कहीं आपका कैनिजारो रिएक्शन का। प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन भी अगर हम कराते हैं तो कीटोन से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल्स में, कीटोन से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल्स में। तो यहाँ पे हमने देखा HCOO CH2 CH2, फिर CH2 3 बार, और फिर CO और बाद में ET। इस पर्टिकुलर के ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, और फिर उसके बाद कह रहा है कि हम वाटर H+ के रिएक्शन करा दें, और वाटर H+ के रिएक्शन से इसी को अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो HCCO CH2 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 CH OH और यहाँ पे ET। अब बाद में कह रहा है कि इसके ऊपर रिएक्शन करके हमें बनाना है हेमी एसिटल। तो यही अल्कोहल ऐसा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो रिंग्स के टर्म्स में देखें तो 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे यहाँ आ गया OH, और इसी पर्टिकुलर कार्बन से आपने जोड़ दिया है O को, और O जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस पर्टिकुलर कार्बन पे है इथाइल, और कार्बन है 1 2 3 1 2 3। तो एक ही कार्बन पे अगर OH और OR होते हैं तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है हेमी एसिटल। तो इस तरह के रिएक्शन के थ्रू मैंने कोशिश किया कि कहीं ना कहीं आपका अल्केन्स के रिएक्शन कवर हो जाए, अल्कीन्स के रिएक्शन कवर हो जाए, कुछ एल्डिहाइड या कीटोन्स के नेम रिएक्शन कवर हो जाए, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट क्लियर हो जाए, नायलॉन का फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म को अगर आपने अच्छी तरह से पकड़ लिया, नेम रिएक्शन को अगर अच्छी तरह से पकड़ लिया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी।